प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ 8 लागत की धारणाएं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी आदि और कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है, जिन्हें हम आगत या इनपुट्स कहते हैं। इन आगतों पर किए गए खर्च को ही उत्पादन लागत कहा जाता है। यानी कि वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए हम कच्चे माल के रूप में जो भी उस पर खर्च करते हैं उसको ही उत्पादन लागत कहा जाता है। इसके साथ साथ लागतें और भी अनेक प्रकार की होती हैं, जिनका अध्ययन हम इसमें आगे विस्तार से करेंगे। एक फर्म उत्पादन लागत के आधार पर ही यह निर्णय लेती है कि कितनी वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उसकी पूर्ति करनी है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द को कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है और इन प्रकारों का भी हम अब आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उत्पादन लागत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये कितने प्रकार की उत्पादन लागतें होती हैं। तो यहाँ हम उत्पादन लागतों को वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, शपथ लागत और निहित लागत के रूप में बांटते हैं। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन भी करेंगे, इनकी परिभाषाओं को जानेंगे। साथ में यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसका हम इस पाठ में सबसे ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो है मौद्रिक लागत। और मौद्रिक लागत को भी आगे 3 भागों में बांट करके इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के रूप में। कुल लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है, इनकी परिभाषा, इनका पूरी व्याख्या, इनका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक लागत की, रियल कॉस्ट की, कि रियल कॉस्ट क्या होती है, वास्तविक लागत क्या होती है। अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में हुए कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए एक कुम्हार को मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए 8 घंटे कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आराम का त्याग करना पड़ता है। तो 8 घंटे का परिश्रम उस खिलौने की वास्तविक लागत कहलाएगी। वास्तविक लागत की धारणा भावगत होती है और भावगत धारणाओं को मापना संभव नहीं होता, इसीलिए आजकल इस धारणा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। हालांकि ये त्यागा गया आराम या सहा गया कष्ट उसकी मजदूरी के निर्धारण का कारण बनता है और वही मजदूरी निर्धारण वस्तु की मौद्रिक लागत का आधार बनती है। लेकिन फिर भी जब हम वास्तविक लागत की बात कर रहे हैं तो वास्तविक लागत में उत्पादन के साधन के स्वामी के द्वारा उठाए गए कष्ट, दुख, परेशानी आदि को वास्तविक लागत कहा जाता है। लेकिन लागतों को मापते समय इसको आधुनिक अर्थशास्त्री कोई महत्व नहीं देते। दूसरा है अवसर लागत। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लागत की अवधारणा है। अवसर लागत की धारणा लागत की आधुनिक धारणा है। अवसर लागत से अभिप्राय है कि यदि हमारे पास सीमित साधन है और उन सीमित साधनों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, या हम कहें कि इन सीमित साधनों का प्रयोग करके हमारे पास अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के अवसर हैं, मौके हैं, विकल्प हैं, तो हमें किसी एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके हम अनेक वस्तुओं का उत्पादन तो कर सकते हैं, लेकिन साधन सीमित होने के कारण हम उनमें से केवल कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के अवसर का हमें त्याग करना पड़ेगा। इसी को त्याग की मात्रा को ही अवसर लागत कहा जाता है।
आगे और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत में गेहूं और चना दोनों फसलें पैदा कर सकता है। यदि 1 हेक्टेयर खेत में वह केवल गेहूं पैदा करता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा, और यदि चने का उत्पादन करता है तो गेहूं की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि गेहूं का उत्पादन करने के लिए चने की मात्रा का त्याग करता है तो चने की त्याग की जाने वाली मात्रा की कीमत मान लो 1000 रुपये है, तो गेहूं की अवसर लागत 1000 रुपये होगी। यह गेहूं की उत्पादन लागत नहीं है। गेहूं की उत्पादन लागत इससे अलग हो सकती है, खर्च अलग हो सकते हैं, बीज का, दवाई का, आदि का। लेकिन गेहूं की अवसर लागत, चने की वह मात्रा, यह कीमत है जिसे गेहूं के उत्पादन के लिए त्याग किया गया है। इसी तरह अवसर लागत को एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है। मान लीजिए आपका विद्यालय किसी एक व्यक्ति को विद्यालय में सफाई कर्मी के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही किसी दुकान पर 2000 रुपये में काम कर रहा है, तो विद्यालय में तभी काम करने के लिए तैयार होगा जब उसे कम से कम वो 2000 रुपये अवश्य मिलेंगे जो उसे पहले से मिल रहे हैं। यदि उसको ये 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे, तो हो सकता है वो काम ना करे, इसे ज़्यादा मिलेंगे तो काम करने के लिए तैयार हो सकता है। तो यदि वो विद्यालय में काम करने के लिए तैयार होता है तो उसे दुकान पर काम करते वक्त जो 2000 रुपये मिल रहे हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। तो इसीलिए विद्यालय में काम करने की अवसर लागत दुकान से त्यागे गए 2000 रुपये होंगे। बेशक उसे विद्यालय में 2500 रुपये मिले, 3000 रुपये मिले, लेकिन उनके मिलने की अवसर लागत 2000 रुपये होंगे जिनका उसने विद्यालय में पाने वाले 2500 या 3000 रुपयों के लिए त्याग किया है। अतः अवसर लागत उत्पादन के किसी साधन की वह लागत है जो किसी एक कार्य में लगे रहने के लिए दूसरे कार्य को नहीं कर पाने के कारण त्यागी जाती है। उपरोक्त उदाहरण में व्यक्ति द्वारा विद्यालय में सफाई कर्मी के पद पर काम करने की अवसर लागत दुकान पर कार्य नहीं कर पाने के कारण त्यागा जाने वाला वेतन है। अतः अवसर लागत किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के अवसर का त्याग करना अर्थात अवसर का त्याग करना होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अर्थात एक वस्तु के उत्पादन के अवसर का त्याग ही पैदा की गई वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अगली हमारी लागतों का प्रकार है स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागतें वह लागतें खर्चे होते हैं जिनका भुगतान उत्पादक के द्वारा दूसरों को किया जाता है, वह स्पष्ट लागतें कहलाती है। अतः स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो फर्में अथवा उत्पादक साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए एक उत्पादक द्वारा खर्च की जाती है। उदाहरण के लिए उत्पादक द्वारा दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे अर्धनिर्मित माल के भुगतान, ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, व गिरावट पर किए जाने वाले खर्चे आदि स्पष्ट लागतें कही जाती है। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक उत्पादक अपने साधनों को मजदूरी के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में या वेतन के रूप में भुगतान कर रहा है, तो दूसरों को किया जाने वाला भुगतान ही स्पष्ट लागत कहलाता है। निहित लागत। निहित लागत उत्पादकों अथवा उद्यमों द्वारा किए गए वह सब खर्चे होते हैं जिनका भुगतान जो दूसरों को न करके खुद को ही करता है। अर्थात एक उद्यमी अपने स्वयं के साधन की लागत को निहित लागत कहा जाता है। निहित लागतें स्वपूर्ति साधनों की लागतें हैं, यानी कि उन साधनों की लागतें हैं जो स्वयं के साधन होते हुए उत्पादक स्वयं को ही उनकी सप्लाई करता है। जैसे एक किसान खुद ही अपनी फसल बोता है, अपने घर का बीज उपयोग करता है, खुद ही खाद दवाई डालता है, खुद ही काटता है, तो यह सभी भुगतान खुद को ही करता है। इन्हें ही निहित लागतें कहा जाता है। इसी तरह कोई छोटा दुकानदार भी खुद की पूंजी से अपने ही मकान में खुद की कोई दुकान चला रहा है, तो पूंजी का ब्याज, दुकान का किराया, काम करने की मजदूरी खुद को ही अदा करता है। तो इस तरह खुद के उत्पादन के साधनों के लिए खुद को किए गए भुगतानों को ही निहित लागत कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं निहित लागत उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत होती है। यदि उद्यमियों को इसके लिए दूसरों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता,
परंतु इनका अन्य कार्यों में प्रयोग नहीं कर पाने के कारण या अपने इन उत्पादन के साधनों को अन्य उत्पादकों को देकर आय न कमा पाने के कारण उद्यमियों को हानि तो उठानी ही पड़ती है और वही हानि निहित लागत के बराबर होती है। ये लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें होती हैं। इसके बाद हमारे पास आती है मौद्रिक लागत, जो हमारे पाठ का आधार है। इस मौद्रिक लागत का हम इस पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह मौद्रिक लागतें ही उत्पादन, लाभ आदि सभी चीज़ों को ज्ञात करने का आधार होती है। किसी वस्तु को उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत से अभिप्राय उस खर्च से है जो कि निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए साधनों को खरीदने अथवा किराए पर लेने के लिए किया जाता है। मान लीजिए 10 कमीजों का उत्पादन करने के लिए कपड़े, धागे, सिलाई खर्च आदि मिलाकर 4500 रुपये खर्च किए जाते हैं, तो इन 4500 रुपयों को कमीजों की मौद्रिक लागत कहा जाएगा। अर्थशास्त्री मौद्रिक लागत में निम्नलिखित खर्च शामिल करते हैं। मौद्रिक लागत में उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम आदि पर किए जाने वाले खर्च, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये तो शामिल होते ही होते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का खर्च, घिसावट, मशीनों की, विज्ञापन आदि पर किए गए खर्चे, बीमे पर किए गए खर्चे, पैकिंग आदि पर किए गए खर्चे और ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो इस तरह से एक वस्तु के उत्पादन की लागत में बहुत से खर्चे शामिल होते हैं। इन्हीं को उत्पादन लागतें कहा जाता है या उत्पादन की मौद्रिक लागतें कहा जाता है। यहाँ जैसे कि हमने लागतों में पढ़ा उत्पादन लागत और बीच में एक पॉइंट आया था विक्रय लागत। तो यह विक्रय लागत और उत्पादन लागत के बीच में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है कि विक्रय लागत क्या होती है और उत्पादन लागत क्या होती है। विक्रय लागतें उत्पादन लागतों से अलग होती हैं। विक्रय लागतें वे लागतें होती हैं जो वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इसके अंदर विज्ञापन आदि पर किए जाने वाले खर्चे शामिल किए जाते हैं, यानी कि जो खर्चे बिक्री को बढ़ाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्चा या इसी तरह से अपनी वस्तु को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। उत्पादन लागतें वे लागतें होती हैं जो वस्तु को उत्पादन करने में या वस्तु को उपयोग में लाने योग्य बनाने में खर्च की जाती हैं। इसके अंदर कच्चे माल पर खर्च, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी, लगान, लाभ, बीमा, पैकिंग आदि के खर्चे शामिल किए जाते हैं। अब हम मौद्रिक लागत के 3 भागों में अध्ययन करते हैं कि मौद्रिक लागत में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, मौद्रिक लागत का किस किस भाग में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। तो मौद्रिक लागत 3 तरह से ज्ञात की जाती है: कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। कुल लागत किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहा जाता है। जैसे 10 कमीजों का उत्पादन करने के लिए 4500 रुपये खर्च किए तो 10 कमीजों की कुल उत्पादन लागत 4500 रुपये होगी। ठीक इसी तरह से औसत लागत, जिसे प्रति इकाई लागत भी कहा जाता है, ये ज्ञात की जाती है। जैसे 10 कमीजों का उत्पादन करने के लिए कुल 4500 रुपये खर्च किए तो एक कमीज पर कुल खर्च आता है 4500 भाग 10 यानी कि 450 रुपये। तो यह प्रति इकाई लागत या प्रति कमीज की लागत 450 रुपये जो आएगी वह औसत लागत कहलाएगी, यानी कि जो प्रति इकाई लागत आती है उसी को औसत लागत कहा जाता है। और इसी के आधार पर कोई उत्पादक अपनी वस्तुएं कीमतें निर्धारित करता है। आगे हमारे पास आती है सीमांत लागत। सीमांत लागत किसी अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल खर्च में आने वाले परिवर्तन से है। किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। यदि 2 कमीज का उत्पादन करने की लागत 1200 रुपये है और 3 कमीज का उत्पादन करने की कुल लागत 1700 रुपये है, तो तीसरी कमीज का उत्पादन करने के लिए में 500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े, क्योंकि 2 कमीज का उत्पादन करने पर 1200 रुपये लगे हैं और 3 का 1700, तो मतलब तीसरी कमीज 500 रुपये में तैयार हो गई, जबकि पहली 2 कमीजें 600 रुपये में तैयार हो रही है। तो तीसरी कमीज का उत्पादन करने से कुल लागत में 500 रुपये का अंतर आया, तो 500 रुपये ही तीसरी कमीज की सीमांत लागत कहलाती है। जैसे कि हम
पिछले पाठ उत्पादन फलन में पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन का अध्ययन समय को दो भागों में बांटकर किया जाता है, अल्पकाल और दीर्घकाल। और जब उत्पादन अल्पकाल और दीर्घकाल में होगा तो लागतें भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन होंगी, क्योंकि लागत उत्पादन का आधार है अथवा उत्पादन प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए लागतों का अध्ययन यहाँ पर हम दो भागों में बांटकर करते हैं, अल्पकालीन लागतें शॉर्ट टर्म कॉस्ट और दीर्घकालीन लागतें लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें, यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। इस आधार पर अल्पकाल में लागतें भी दो तरह की हो जाती हैं, स्थिर साधनों की लागतें स्थिर लागतें और परिवर्तनशील साधनों की लागतें परिवर्तनशील लागतें। अल्पकालीन लागतें स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का ही योग होती है, यानी कि टीसी या एसटीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। दीर्घकालीन लागतें, दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, अर्थात सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए इस अवधि के अंदर स्थिर लागतें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस कारण दीर्घकाल में स्थिर लागतें नहीं होती, बल्कि सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। एलटीसी या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी। पहले हम विस्तार से अल्पकालीन लागतों का अध्ययन करेंगे। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें कुछ कारक स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। इस आधार पर लागतों के दो घटक अथवा प्रकार होते हैं। पहला बंधी लागतें, जिनको स्थिर लागतें, अचल लागतें या पूरक लागतें भी कह सकते हैं, और दूसरी परिवर्तनशील लागतें जिनको परिवर्ती या प्रमुख लागतें कहा जाता है। बंधी लागतें वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन होता जाता है, जिसके बारे में हम आगे तालिकाओं और वक्रों के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बंधी लागतों और परिवर्तनशील लागतों को हम आगे कुछ और भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। ये बंधी लागत, कुल बंधी लागत, औसत बंधी लागत और सीमांत बंधी लागत के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। परिवर्तनशील लागतों का भी ठीक इसी तरह से कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत के रूप में इनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह आगे हम इन सब चीज़ों का बड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए शुरुआत में ही कहा गया था कि इस पाठ को बड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पॉइंट बहुत ज़्यादा है और एक पॉइंट में से ही दूसरा पॉइंट निकल रहा है। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम बंधी लागतों और स्थिर लागतों का तालिका, वक्र आदि की सहायता से विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप देखें पाठ 2।